नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की तो महिला अपराधों पर धामी सरकार ने सख्त कार्रवाई की और बड़ी नजीर पेश की है। काशीपुर में छात्रा पर जानलेवा हमले के आरोपी फरदीन के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। 3 दिन पहले फरदीन ने कोचिंग सेंटर जा रही एक छात्रा पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को पुलिस प्रशासन ने आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आरोपी फरदीन का घर तोड़ा गया। साथ ही ऐसे अपराध करने वालों को सख्त संदेश भी दिया गया कि वो बचेंगे नहीं। और हमला कर घायल किया था। काशीपुर की एक खबर हम आपको बता रहे हैं। धारदार हथियार से हमला किया गया था। नगर निगम की और प्रशासन की एक अतिक्रमण हटाने की एक सामान्य प्रक्रिया है। कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, तो इसमें नगर निगम और प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन की मदद से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसको पाया गया। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आज एक और बड़ा एक्शन हुआ है और अब्दुल मलिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। अब्दुल मलिक के साथ ही उसके बेटे अब्दुल मोईद के नाम पर भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। इन दोनों के विदेश भागने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को अब्दुल मलिक के दुबई, ओमान या फिर नेपाल भागने की आशंका है और मलिक की तलाश में हल्द्वानी पुलिस ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। इससे पहले अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्क करने के लिए भी कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद मलिक की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। अब्दुल मलिक कॉन्ट्रैक्टर है, साथ ही ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा कारोबारी है। अब्दुल मलिक के साथ ही फरार 9 और आरोपियों की भी संपत्ति कुर्क होगी। आरोपी अब्दुल मलिक और उसके लड़के अब्दुल मोईद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है और अब बाकी एजेंसीज भी इनकी तलाश कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके कुर्की वारंट हमने ले लिए हैं। इन दोनों के साथ में 7 अन्य अभियुक्त जो इस मामले में नामजद और फरार हैं, उनके कुर्की वारंट ले लिए हैं। हम इनकी कुर्की की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। इनकी जितनी भी संपत्तियां वो जब्त की जाएगी। पूरा कांड का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसका बेटा अब्दुल मोईद लगातार फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीमें उसकी तलाश के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लगातार छापेमारी कर रही हैं। लेकिन अब्दुल मलिक पिछले 8 दिनों से पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। लेकिन इस सबके बीच पुलिस ने अब्दुल मलिक और उसके बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि पुलिस को शक है कि अब्दुल मलिक कोई अरब के देशों में जा सकता है, क्योंकि यहां उसका एक बड़ा कारोबार एक समय में रहा है। साथ ही उसकी यहां पर रिश्तेदारियां भी हैं। ऐसे में पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। हल्द्वानी हिंसा पर एक और बड़ी खबर आ रही है। वनफूलपुरा मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 42 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अब भी फरार है। 8 फरवरी को वनफूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा हुई थी, तो मुख्य आरोपी मलिक अभी भी फरार है। पकड़े गए हैं 5 आरोपी। हल्द्वानी के कर्फ्यू वाले वनफूलपुरा में गुरुवार को बड़ी राहत दी गई। कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट मिली। इस दौरान लोग साग सब्जी और फल खाते नजर आए। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में जाकर हालातों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र नेगी ने। वनफूलपुरा के कर्फ्यूग्रस्त इलाके में अब हालात सामान्य होने लगे हैं और जो प्रशासन की टीमें हैं वो अर्धसैनिक बलों और पुलिस की देखरेख में इस तरीके से जो जरूरी चीजें हैं, यानी जो एसेंशियल कमोडिटी हैं, जो कि हमारे रोजाना की जरूरतों में काम आती है, वो सब फल फ्रूट्स की सप्लाई जो है वो धीरे धीरे सामान्य करने लगी। ये बताइए भैया कि आपके पास अब इधर आओ मेरे करीब आओ। ये बताओ कि लोग आने लगे हैं अब सामान? हाँ, सामान लेने आने लगे। सामान लेने जी सर। अच्छा, ठीक है। क्या क्या ले जा रहे हैं आपसे? ये अनार है, सेब है, अंगूर है और केले हैं, अमरूद है। और सब्जियों वाले भी हैं? सब्जी वाले उधर पीछे सब्जी वाले हैं। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। यहां बिहार के प्रकाश कुमार की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रकाश की मौत वनफूलपुरा हिंसा में नहीं हुई थी,
बल्कि अवैध संबंधों के चलते प्रकाश कुमार की हत्या हुई। पुलिस कांस्टेबल की पत्नी से अवैध संबंधों के चलते प्रकाश की हत्या हुई और पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वनफूलपुरा मामले के दूसरे दिन रेलवे पटरियों पर गोलियों से छलनी हालत में प्रकाश की लाश मिली थी। रुड़की से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बेकाबू होकर कार गंग नहर में जा गिरी। राहगीरों ने कार सवार 3 लोगों को सकुशल बाहर निकाला है। कार में एक ही परिवार के 3 लोग सवार थे। वहीं सूचना पर पहुंची गोताखोरों की टीम कार की तलाश में जुटी हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद गौचर में सीएम धामी ने रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उमड़े। रोड शो के दौरान स्थानीय लोगों ने भी सीएम धामी पर फूलों की बारिश की। सीएम धामी इसके बाद नंदा गौरा महोत्सव में शामिल हुए, जिसमें करीब 12,000 महिलाएं भी मौजूद रहीं, जिन्होंने स्थानीय संस्कृति को दिखाया। मुख्यमंत्री धामी ने चमोली को करोड़ों की सौगात दी। योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। सीएम धामी लगातार हर जिले में जा रहे हैं और रोड शो के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने ऐसे कार्यक्रम सभी जनपदों में किए हैं। आज हमारा बागवा जनपद और इन सभी जनपदों में मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है। ये इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उत्तर जहाँ स्वयं रोजगार करने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, उद्यम कर रही है, स्थानीय उत्पाद बना रही है, स्वयं सहायता समूह को और मजबूत और सशक्त बना रही है। पोखली दिखाई, जांगरा दिखाया, अपनी पुरानी संस्कृति सिलोटा दिखाया, और ये जिसमें पहले छाछ होते थे ना, मट्ठा बनाते थे हम, अब लोग मशीन ला रहे घर में। हमने उसको पुरानी मतलब अपनी पुरानी संस्कृति दिखाई। अब यहाँ पे भोजपत्र में जो आप काम करे तो मुख्यमंत्री ने कितनी सराहना की? बहुत अच्छे सराहना किया सर, आप बहुत अच्छा लगा हमको। हम आगे भी और अच्छे भी कार्य करते रहेंगे और अच्छा बढ़ावा देंगे। देहरादून में आज राज्यसभा के लिए महेंद्र भट्ट ने नामांकन कर दिया। उत्तराखंड से सिर्फ महेंद्र भट्ट ने ही नामांकन किया है, लिहाजा महेंद्र भट्ट की निर्विरोध जीत भी तय हो गई है। हालांकि 20 फरवरी की शाम को इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी, लेकिन महेंद्र भट्ट का राज्यसभा जाना तय हो गया है। इससे पहले महेंद्र भट्ट ने 4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी ने महेंद्र भट्ट को राज्यसभा सांसद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं सबसे पहले तो जो केंद्रीय हाईकमान ने, हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और ये हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मैं कहूं उत्साह, प्रोत्साहन और गौरवान्वित करने वाला पल है। भाव के साथ नेतृत्व ने मुझे दायित्व दिया है, मैं प्रयास करूंगा देवभूमि के उस सारे विषय, जो विषय की सदन के उस मंच पर रखे जा सकते हैं, उनको रखकर और राज्य के विकास के लिए मैं भी एक सहायक के रूप में दिखाई दूं। महेंद्र भट्ट के राज्यसभा के नामांकन में अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। बलूनी ने बताया कि मैं अपने कार्यकाल से संतुष्ट हूं। कई सारे अभिनव प्रयोग किए, जिसमें कई चुनौतीपूर्ण काम भी किए गए। जहां एक और नए नए प्रयास करने का, नए अभिनव प्रयोग करने का प्रयास किया गया, वहीं ये चुनौतीपूर्ण समय भी आया। तो दोनों को मिला के जब भी मैं देखता हूं, तो मुझे जब सिंहावलोकन करता हूं, तो मुझे लगता है कि जो कामकाज है वो मेरे को उसकी संतुष्टि है। मैंने कहीं उत्तराखंड के जो हमारे भाई बहन हैं, उनके दर्द को, उनके कष्टों को, उनके कम करने के प्रयास किया। आईसीयूज में पैसा दिया, अस्पतालों के विकास के लिए पैसा दिया, उन सबको करने की कोशिश की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को भी, उत्तराखंड के लोगों ने भी मेरे काम को सराहा है।
जो काम 5 साल में अंजाम तक नहीं पहुंच पाया उसे 15 दिन में पूरा करने की तैयारी है। प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री की सोच से जुड़ा है और लोकसभा चुनाव सिर पर खड़ा है, इसलिए पौने 200 मजदूर और अफसरों की फौज दिन रात एक करके सैन्यधाम का काम पूरा करने में जुटी हुई है। सेना जैसा अनुशासन और काम करने का तरीका अगर सरकारी विभागों को आ जाता तो आखिरी वक्त में काम पूरा करने के लिए सांस न फूल रही होती। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्य धाम बनाया, जिसे 2024 के चुनाव से पहले पूरा करने के लिए इन दिनों करीब 200 मजदूर झोंक दिए गए हैं, ताकि किसी तरह प्रधानमंत्री मोदी के नाम से जुड़ा प्रोजेक्ट चुनाव के ऐलान से पहले पूरा हो सके। मजदूरों से लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की टेंशन बढ़ी हुई है। अगर वक्त पर काम पूरा नहीं हुआ तो जनता और प्रधानमंत्री ऑफिस को क्या बताएंगे और कैसे सैन्य धाम का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होगा। अब अचानक से जब ये बात कही जा रही है कि चुनाव से पहले किसी भी सूरत में इसका उद्घाटन करना है, तो अब यहाँ पर लगभग पौने 200 मजदूर लगा दिए गए हैं। दिन रात यहाँ पर काम हो रहा है। एक हमारे साथ कर्मचारी आप यहाँ पर लगातार कितने घंटे काम कर रहे हैं आजकल? कर रहे हैं 12-14 घंटे। नाम क्या है आपका? नहीं मैं तो 12-14 घंटे? हाँ 14 भी और 16 भी हो जाते हैं। 16 घंटे काम कर रहे हैं। हाँ। किस बात का प्रेशर है? ये रोड का प्रेशर है काम का। तो क्या आपको क्या पता है इसके बारे में, कब तक पूरा होना है? बता रहे हैं 2 तारीख तक। 2 तारीख तक। तो 2 तारीख तक यानी मार्च के पहले हफ्ते में, आचार संहिता लगने से पहले इस काम को पूरा किया जाना है। देहरादून में 92 करोड़ की लागत से बन रहे सैन्य धाम का 2 बार शिलान्यास हुआ। जमीन के झगड़े से लेकर रास्ते का विवाद रहा, तब किसी ने ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। विपक्ष आखिरी वक्त के काम को चुनाव की मजबूरी बता रहा है, जिसमें क्वालिटी से ज्यादा ध्यान काम पूरा करने पर है। और हमें प्रॉमिस किया है कि किसी भी सीमा में हम दिन रात काम करके उसको इस महीने के अंत तक, आज 15 तारीख है, 15 दिन के अंदर इसको हम पूरा करके और यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को हम समर्पित करेंगे। 5 वर्षों से जो काम लगातार शिथिल पड़ा हुआ था, अब क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं, अब सैन्य धाम कैसे पूरा दिखाएं, तो उसमें अब 200 मजदूर लगा करके आप रात दिन काम करा रहे हैं, तो क्या काम की गुणवत्ता होगी, किस प्रकार का काम होगा, किस प्रकार के निर्माण होंगे। उत्तराखंड में बड़ी संख्या सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की है। इसी सोच से प्रधानमंत्री मोदी ने देवभूमि में 5वां धाम सैन्य धाम जोड़ा, लेकिन धाम के काम को जिस तरह आखिरी वक्त में अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, उससे सैनिकों को लेकर सम्मान का अंदाजा लगाया जा सकता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। तो क्या उत्तराखंड का आबकारी विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रधानमंत्री ऑफिस की बात को भी टाल रहा है? यह आरोप लगाया है कांग्रेस ने। गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि शराब की बोतलों पर लगने वाले होलोग्राम में 36 माइक्रोन के प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। न्यूज़ 18 ने इस पर आबकारी विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों को फोन पर संपर्क किया, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाया। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए थे लाल किला की प्राचीर से, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। आपने एक टेंडर किया है जिसमें 150 करोड़ प्लास्टिक होलोग्राम्स अब दारू की बोतलों में लगाए जाएंगे, जो हमारे पर्यावरण का नुकसान करेंगे। उत्तराखंड फर्स्ट अभियान के तहत बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी मसूरी के पास बुरांशखंडा में कार्यक्रम में शामिल हुई, जिसमें स्टूडेंट्स को किताबें और डिजिटल उपकरण दिए गए। नेहा जोशी ने कहा कि जब बच्चे स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे तो स्मार्ट बनेंगे और इसके लिए टीचर्स को भी स्मार्ट होना होगा। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी हिस्सा लें और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। योजना बनती है तो एक रेजिडेंशियल कैंप बच्चों के लिए लगा लेंगे, जिसमें केवल जीआईसी बुरांशखंड। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। लैंसडाउन के चिनबो गांव में चोरों ने 2 घरों का ताला तोड़कर चोरी कर ली। घर के सभी सदस्य गांव से बाहर थे। इसी दौरान चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया।
कोटद्वार पुलिस ने 4.5 लाख की अवैध स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो बरेली से स्मैक लाकर कोटद्वार के आसपास युवाओं को बेचना था। रुड़की के प्लान क्लियर दरगाह में परिसर में दुकानदार धरने पर बैठ गए। लोगों की मांग दरगाह प्रबंधन को हटाने के साथ नियाज का ठेका निरस्त करने की है। बागेश्वर के बिनातोली कुलजानी माचकोट से जाजरकोट तक सड़क 20 साल बाद भी नहीं बन पाई है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया। टिहरी में टीएचडीसी इंडिया के कोटेश्वर डैम परियोजना के डाउन स्ट्रीम में 2 टरबाइन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इससे 100 किलोवाट मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। टिहरी वन प्रभाग का कहना है कि प्री फायर सीजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें मास्टर कंट्रोल रूम के साथ 50 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं। आईआईटी रुड़की में 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश के 300 से ज्यादा वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। पौड़ी में सरकारी स्कूल के विज्ञान और गणित के छात्रों की प्रतिभा को निखारने का हो रहा प्रयास। संसाधनों की कमी से जूझ रहे स्कूलों की मदद कर रहा अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उत्तरकाशी के सीडीओ ने गढ़वाली भाषा में अपील की कि मतदान को 100% तक किया जाए। बागेश्वर में समाज कल्याण विभाग ने नुमाइश खेत मैदान में दिव्यांग कैंप का आयोजन किया। इसमें दिव्यांगों को व्हीलचेयर, बैसाखी आदि उपकरण दिए गए। इस बार मौसम में आए बदलाव के चलते सर्दियों में भी जंगल धधक रहे हैं। बावजूद इसके वन महकमे का नॉर्थ डिवीजन जरूरी कर्मचारियों की भारी कमी झेल रहा है। आग बुझाने में अहम रोल अदा करने वाले वन दरोगा और वन रक्षक जैसे जरूरी पदों पर भी भारी टोटा है। कुमाऊं के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों का नॉर्थ डिवीजन जहां वन संपदा से भरपूर है, वहीं इस डिवीजन में आग की घटनाएं भी बरसाती सीजन को छोड़कर जमकर होती हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि आग पर काबू पाने के जरूरी साधन इस डिवीजन के पास न के बराबर हैं। डिप्टी रेंजर से लेकर वन दारोगा और वन रक्षक की यहाँ सैकड़ों पद खाली हैं। हालात ये है कि इस साल कम बारिश होने से सर्दियों में भी जंगल धधक रहे हैं। प्रजातियों को भी खतरा हो गया है, जानवरों को खतरा हो गया, हमारी वनस्पति को खतरा हो गया, हमारे जितने फ्लोरा फ्यूना है उन सब के अस्तित्व पर खतरा है। लेकिन सरकार को जितना महत्व देना चाहिए, खासकर उत्तराखंड की सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दिया जा रहा, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस डिवीजन में वन रक्षक के 474 पद हैं, लेकिन पदों के मुकाबले मात्र 297 में ही तैनाती हो पाई है, जबकि वन दरोगा के 348 पद स्वीकृत हैं, लेकिन मौजूद हैं सिर्फ 281। कुछ ऐसा ही हाल डिप्टी रेंजर का है। डिप्टी रेंजर के यहाँ 60 पद हैं, जिनमें 21 पद खाली पड़े हैं, जबकि इस बार सिर्फ सर्दियों में ही सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। विंटर में फायर का इंसिडेंसेस पूरा उत्तराखंड में बढ़ा है, खासकर थोड़ा सा मध्य और उच्च हिमालय वाला क्षेत्र में बढ़ा है। इसका मुख्य एक कारण यही है कि इस साल जो है विंटर में बिल्कुल बारिश नहीं है। जो पिछले साल बीच बीच में बारिश होता रहा, थोड़ा नमी बना रहा। पहाड़ों में फॉरेस्ट फायर की सबसे अधिक घटनाएं मई से जून मध्य के बीच होती हैं। ऐसे में तय है कि आने वाले दिनों में जंगल में लगी आग और अधिक धधकने वाली है। लेकिन अहम सवाल ये कि जब विभाग में जरूरी लोग ही नहीं हैं, तो आग काबू में आखिर कैसे आएगी? गोविंद पाटनी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। टिहरी में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई टनल से प्रभावित करीब 1 दर्जन परिवारों को आज भी मुआवजा नहीं मिला है। उनके मकानों का ट्रीटमेंट भी नहीं किया गया। आपको बता दें कि टिहरी के चंबा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट गांव से मज्यूड़ गांव से गुलड़ी तक 440 मीटर टनल का निर्माण किया गया, जो अक्टूबर 2020 से शुरू भी हो गई थी। टनल निर्माण के दौरान ही टनल के ऊपर के मकानों में दरारें आ रही थीं, तो सर्वे के बाद कुछ प्रभावितों को तो मुआवजा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी मज्यूड़, गुलड़ी, मठियाड़ और दिखोल गांव के करीब
1 दर्जन परिवार जिनके मकानों में लगातार दरारें बढ़ रही हैं। टनल से प्रभावित परिवारों का कहना है कि मकानों में बढ़ रही दरारों को लेकर कई बार डीएम ऑफिस में शिकायत की गई, जिसके बाद कई बार सर्वे भी हुआ, लेकिन सर्वे के आगे कुछ नहीं हुआ। मुआवजा वगैरह देंगे? कोई कुछ मुआवजा नहीं दिया। हमें आश्वासन दिया गया था कि आपको मुआवजा दिया जाएगा लास्ट में जब सुरंग बन जाएगी, लेकिन कंपनी भाग गई, न किसी को मुआवजा दिया न किसी का रिपेयर किया। ये सुरंग को बने हुए कम से कम 4 से 5 साल के बीच में हो चुके हैं, और लेकिन जब इन्होंने काटा कोई ऊपर की तरफ रोड बनाने के लिए, तो मेरा भी भवन है वो भी पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय हम बैठ गए थे रोड पे। तत्कालीन जो डीएम थे, एसडीएम थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था आप यहाँ से अन्यत्र शिफ्ट हो जाइए, आपको मकान का मुआवजे के साथ साथ आपको किराया भी मिलेगा। मुआवजे की बात की गई थी, उसमें इशू ये था कि वो जो आवास थे या जो भी संपत्तियाँ थी, वो जो एक्विजिशन है ROW उसके बाहर की संपत्तियां हैं। इस क्रम में हमने एक विस्तृत प्रस्ताव जो भी प्रभावित परिवारों के हैं उनके साथ बैठ के शासन को प्रेषित किया है। शासन स्तर पर भी इसमें विचार अभी चल रहा है और जल्दी निष्कर्ष निकल जाएगा। नैनीताल में स्नोफॉल नहीं होने, हल्द्वानी हिंसा और किसान आंदोलन की वजह से पर्यटक पहाड़ की तरफ रुख नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से पर्यटन कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। नैनीताल के पर्यटन स्थलों पर खामोशी पसरी है और होटल खाली है। जो बुकिंग भी हुई थी वो कैंसिल हो रही है। बर्फबारी नहीं होने से जहां कारोबार में धीमी रफ्तार थी, वहीं 8 फरवरी को हल्द्वानी में हिंसा का असर पर्यटन स्थलों पर इस कदर पड़ा कि सारी पार्किंग खाली नजर आई। तो वहीं अब होटल, रेस्टोरेंट, नाव और टैक्सी कारोबारियों को किसानों के आंदोलन ने चिंता में डाल दिया है। एक तरफ 8 तारीख से जैसे कर्फ्यू का माहौल था और यहाँ पे टूरिस्ट कम हुआ था, एक इफेक्ट हल्द्वानी की वजह से पड़ा। साथ में ही जैसे जैसे हल्द्वानी का मामला सबसाइड होते गया, तो ऊपर से किसान आंदोलन ने अपना रुख पकड़ लिया। इससे भी पर्यटक बॉर्डर सील होने की वजह से पर्यटकों का आगमन बहुत कम हो गया है। दरअसल 8 फरवरी वनभूलपुरा में हिंसा हुई तो पर्यटकों ने होटलों की बुकिंग कैंसिल कर दी और पर्यटकों ने पहाड़ से दूरी बना ली। सिर्फ नैनीताल ही नहीं बल्कि कुमाऊं के दूसरे पर्यटन स्थल अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी, बिनसर और पिथौरागढ़ में भी इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। वहीं प्रशासन अब अपील कर रहा है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। मेरी यही अपील है कि ऐसा माहौल नहीं है, इस तरह की जो आप बात कह रहे हैं कहीं से भी नहीं है। एक लोकल एरिया में, लिमिटेड एरिया में कुछ प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत आवश्यक हैं, और अभी हमें उसमें उनको लागू रखना पड़ेगा, और जब उचित समय आएगा तो उसमें धीरे धीरे हम ढील दे ही रहे हैं, आगे भी दे दी जाएगी। लेकिन जहाँ तक आप टूरिस्ट प्लेसेस एट लार्ज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आप ज़रूर कुमाऊं में आएँ। जो जो डेस्टिनेशंस आपकी हैं, जहाँ की भी बुकिंग है, वहाँ पे ज़रूर पहुँचें। बहरहाल पहले स्नोफॉल नहीं होने से कारोबार पर असर पड़ा, उसके बाद अब हल्द्वानी हिंसा और किसान आंदोलन से बॉर्डर पर परेशानियों से पर्यटकों ने पहाड़ से दूरी बना ली है। हालांकि पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग पर्यटकों से बेधड़क पहाड़ आने की अपील कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।